इतने वोट से भाजपा हारेगी कि जीवन में कभी ये कहने का दुस्साहस नहीं कर पाएंगे कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो चुनाव जीत जाएगा। बिहार की बांकीपुर सीट पर चल गया प्रशांत किशोर का जादू, बीजेपी के किले को कर दिया ध्वस्त। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। बांकीपुर सीट ये ऐसी सीट जो कि बीजेपी के साख का सवाल था, लेकिन यहां देखिए बीजेपी के गढ़ में पीके ने सेंधमारी कर दी है। जी हां, बीजेपी के प्रत्याशी को करारी हार देते हुए प्रशांत किशोर यहां से जीत गए हैं। तकरीबन 63,000 से ज्यादा वोट मिले हैं प्रशांत किशोर को और बीजेपी के प्रत्याशी रहे नीरज सिन्हा को सिर्फ 43,000 वोट मिले हैं। ये वोट का फासला बताता है कि यहाँ के वोटर्स ने वाकई में वो बदलाव ला दिया जो तकरीबन दशकों से यहाँ बदलाव आया नहीं था। इस सीट की बात करें, बांकीपुर सीट, ये बीजेपी का गढ़ कहा जाता था, बीजेपी का किला जो कई सालों बाद ध्वस्त हुआ है। ये बीजेपी की परंपरागत सीट थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की ये सीट थी। 6 बार से वो यहाँ के विधायक थे। उससे पहले उनके परिवार के ही सदस्य की ये सीट रही और इस बार जब वो दिल्ली गए, राज्यसभा गए, तब उसके बाद ये सीट खाली हुई और उपचुनाव यहां पर करवाए गए और परिणाम आप सबके सामने है। सोचिए, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरीके का परिणाम निकलकर सामने आएगा। इस रिजल्ट ने सबको हैरान कर दिया है। जो एक ट्रेंड चलता है उपचुनाव में कि सत्ताधारी पार्टी और उसी का प्रशासन, उसी का पूरा सिस्टम और उसी के प्रत्याशी की जीत होती है, लेकिन इस ट्रेंड को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया है प्रशांत किशोर ने। ये एक ऐसा नाम है सियासत में जो हमेशा रणनीतिकार के तौर पर काम करता रहा, लेकिन इस बार वो रणनीतिकार जब रणभूमि में उतरा तब उसने अपनी किस्मत लिख दी और अपने चुनावी सफर का भविष्य तय कर दिया कि आगे जनसुराज पार्टी का फ्यूचर क्या होने वाला है, भविष्य क्या होने वाला है। प्रदेश के भीतर एक विधायक आ चुका है जनसुराज पार्टी का। देखिए, ये जीत सरकार को किसी भी तरीके से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है सरकार में, लेकिन ये बहुत बड़ी जीत है अपने आप में। एक तो उपचुनाव, दूसरा एक ऐसी सीट जो बीजेपी के लिए सेफ सीट मानी जाती थी, तीसरी बड़ी बात कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की यह सीट थी और यहां पर सेंधमारी करने में सफल रहे हैं प्रशांत किशोर और यह अपने आप में बड़ी बात है। देखिए, पहला जो रिएक्शन सामने आया प्रशांत किशोर का, उसमें उन्होंने ये कहा कि यह चुनाव विधायक बनने के लिए नहीं था बल्कि एक संदेश देने के लिए था जो पार्टी की हाईकमान यानी बीजेपी हाईकमान जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, उन्हें सीधा सीधा ये संदेश है कि आप यहाँ के मुख्यमंत्री को बदल दीजिए, क्योंकि आप एक ऐसे मुख्यमंत्री लेकर आए हैं जिन पर कई तरह के केस चल रहे हैं जो आपराधिक किस्म के हैं। इस तरीके की बात कहकर उन्होंने सीधा संदेश दे दिया है कि आज जो बांकीपुर सीट पर जीत हुई है प्रशांत किशोर की, उसके पीछे एक फैक्टर मुखिया का चेहरा बदलना भी रहा। क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर, आपको सुनाते हैं। पहले बांकीपुर की जनता की जीत है और जैसा कि चुनाव प्रचार के दौरान हम लोगों ने जो बात रखी थी, ये विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश देने का एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। आपको जनता ने 202 विधायक जिताए हैं, किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए, अच्छे आदमी को बनाइए ताकि बिहार में भी शिक्षा हो, बिहार में भी बच्चों के लिए रोजगार हो, बिहार के बच्चों को भी बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े। ये संदेश बांकीपुर के लोगों ने दिया है। बाकी विधायक जीतना हारना ये तो राजनीति है, चलता रहता है। जिन लोगों ने मत दिया उनका धन्यवाद कर रहे हैं, जिन्होंने मत नहीं दिया है उनको यही कहेंगे कि आपसे आपका विश्वास जीतने के लिए और मेहनत और प्रयास करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार को अच्छा नेतृत्व मिलना चाहिए, बिहार सुधरना चाहिए और लोकसभा से पहले मोदी जी को, भाजपा को, अमित शाह जी को ये देखना चाहिए कि बिहार में कैसे बेहतरी हो, बिहार में बच्चों को रोजगार कैसे हो, पलायन कैसे बंद हो। एकमात्र यही उद्देश्य है। हम लोग को विधायक बन के ठेका पट्टा नहीं करना है, एक और एकमात्र उद्देश्य है, चाहते हैं कि बिहार में बेहतरी हो, बिहार में भी सिर्फ 5 किलो अनाज के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट न मांगा जाए। अगर 25 MP गुजरात से जीत कर गए हैं, प्रधानमंत्री बनाने में मोदी जी को गुजरात के लोगों ने योगदान किया है, तो बिहार के भी 13 करोड़ लोगों ने आंख बंद करके मोदी जी को वोट दिया है। तो जितनी चिंता उनको गुजरात की है
उतनी थोड़ी चिंता उनको बिहार की भी करनी चाहिए। बिहार के जो 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे बाहर मजदूरी कर रहे हैं, उनकी चिंता होनी चाहिए। बिहार के लिए कोई एक स्पेशल प्रोग्राम बनाना चाहिए ताकि बिहार से पलायन बंद हो। कोई भी बच्चा यहाँ से 10-15 हज़ार रुपये के लिए अपने घर परिवार समाज को छोड़कर उसको गुजरात, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, कोयम्बटूर, तमिलनाडु, कर्नाटक न जाना पड़े। इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं और आज की जीत उसी बात को फिर से मजबूत करने के लिए है कि एनडीए को, भाजपा को लोगों ने जिताया है। अब भाजपा के नेतृत्व की ये जिम्मेवारी है कि किसी ऐसे व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए जो कि बिहार में रोजगार लाए, बिहार में शिक्षा की स्थिति को सुधारे, भ्रष्टाचार कम हो और सबसे बढ़कर पलायन बंद हो। ये सीधा सीधा मैसेज है। 30 बरस का जो गढ़ है वो सिर्फ 30 दिनों में ढह गया। वो सिर्फ इसलिए ढहा है कि बिहार के लोग भी चाहते हैं कि अब 4 किलो 5 किलो अनाज और जाति से ऊपर उठकर हम लोग के बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम करे। अगर वो काम नहीं करेंगे तो आगे चुनाव के परिणाम उनको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। तो सुना आपने, यहां से एक सीधा संदेश दिया है पीके ने कि जो अब तक बिहार को चला रहा था चेहरा, जो अब तक बिहार की बागडोर जिसके हाथ में थी यानी नीतीश कुमार, उन्हीं के चेहरे पर जीत हासिल हुई 2025 के विधानसभा चुनाव में। और अब तक भी बिहार में अगर सरकार बनती रही जेडीयू की तो उसके पीछे की बड़ी वजह वो चेहरा था, वो विश्वास था नीतीश कुमार के चेहरे के ऊपर। लोग इतना भरोसा करते रहे। लेकिन अब देखिए, प्रदेश के मुखिया बदल चुके हैं। सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और ये बात हमेशा प्रशांत किशोर कहते रहे कि ये स्ट्रैटेजी के तहत ही अपना आदमी बैठाना चाहती थी बीजेपी सरकार में। मुखिया के तौर पर यह पूरी स्ट्रैटेजी बीजेपी ने चलाई थी। चुनाव से पहले ये बात कहते रहे प्रशांत किशोर, और अब जब उन्होंने जीत हासिल की तब उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि अब हाई कमान को ये सोचना होगा कि उन्होंने मुखिया के पद पर किसे बैठा रखा है। यानी कि वो एक क्लियर संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आपने चेहरा बनाया है प्रदेश में, जो मुख्यमंत्री आप बनाकर लेकर आए हैं, अब जनता का विश्वास उनसे टूटता जा रहा है। वो भरोसेमंद इंसान नहीं है, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और बांकीपुर सीट पर जो हार हुई है बीजेपी की, ये एक सीधा सीधा उदाहरण बताने की कोशिश प्रशांत किशोर करते हुए नजर आए। देखिए, इसके पीछे कई फैक्टर हैं जो फेवर में गए हैं प्रशांत किशोर के, और कई ऐसे फैक्टर हैं जो अगेंस्ट में गए हैं बीजेपी के। इनमें से एक बड़ा फैक्टर ये भी हो सकता है, क्योंकि आपको याद होगा 2025 में चेहरा कौन था? नीतीश कुमार। उसके बाद क्या हुआ? नीतीश कुमार को राज्यसभा भेज दिया जाता है और फिर उसके बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बना दिया गया। सम्राट चौधरी भले ही अपने आप को वो उस तरीके का नेता और मुख्यमंत्री बताने की कोशिश कर रहे हो जैसा कि उत्तर प्रदेश को मिला है, यानी योगी आदित्यनाथ से अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन प्रदेश की जनता का शायद अभी तक वो भरोसा जीत नहीं पाए हैं। और यही कारण है कि एक इस सीट पर इस तरीके का जो परिणाम है वो परिणाम देकर यहाँ की जनता ने सीधा सीधा संदेश दे दिया है कि हम प्रदेश के मुखिया से खुश नहीं है। बाकी फैक्टर्स में से एक ये फैक्टर भी, ये वजह भी हो सकती है कि लोगों को जब गुस्सा अपना दिखाने का मौका मिला तो उन्होंने इस सीट पर हुए उपचुनाव को चुना है। लेकिन आप सोचिए कि यह मुकाबला कितना दिलचस्प रहा। शुरू से लेकर लास्ट तक यह मुकाबला कितना कांटे का रहा। बीजेपी ने जब अपना प्रत्याशी उतारा था उसके बाद बीजेपी को लगा कि शायद वो चेहरा जीतने में कामयाब नहीं हो पाएगा, बीजेपी को झटका लगेगा, इसीलिए नामांकन के बाद उस चेहरे को बदल दिया जाता है। यानी कि जिस प्रत्याशी को बीजेपी ने उतारा उसका नामांकन उसे लेने के लिए वापस कह दिया जाता है और फिर उसके बाद नीरज सिन्हा को चुनावी मैदान में उतार दिया जाता है। इसके पीछे की वजह यह थी कि जो पहला प्रत्याशी था उनके परिवार वालों पर, उनके ऊपर कई तरह के आरोप लगे थे और बीजेपी को यह लग रहा था कि अगर हम उन्हें चुनावी मैदान में उतारते हैं तो जो विपक्षी दल हैं वो हम पर हावी हो सकते हैं और हमें हार का सामना करना पड़ सकता है। यही कारण रहा, क्योंकि अभी तक आपने ऐसा देखा होगा कि कभी भी बीजेपी अपने प्रत्याशी के नामांकन को वापस लेने के लिए नहीं कहती है, लेकिन ऐसा बहुत ही रेयर हुआ और इस चुनाव में भी ये देखने के लिए मिला। लेकिन इसके
बावजूद भी बीजेपी ने अपने जिस प्रत्याशी को उतारा यानी नीरज सिन्हा को, वो भी इस रणभूमि में डट नहीं पाए और उन्हें ध्वस्त करने का काम जो है प्रशांत किशोर ने किया। वहीं आरजेडी के प्रत्याशी की बात करें, रेखा गुप्ता की बात करें तो रेखा गुप्ता काफी पीछे रही, यानी कि तीसरे नंबर पर रही। 2025 में उन्हें शिकस्त दी थी नितिन नवीन ने, जो जीतकर विधायक बने थे। 51,000 वोटों का अंतर जो है वो रहा था, आरजेडी से ही उतारा था रेखा गुप्ता को। लेकिन इस बार ये देखिए त्रिकोणीय मुकाबला भले ही देखने को मिला, लेकिन जो कांटे की जो टक्कर थी वो बीजेपी और जन स्वराज पार्टी के संस्थापक यानी कि प्रशांत किशोर के बीच में, दोनों के बीच ये कड़ा मुकाबला जो है वो देखने के लिए मिला। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आज सुबह से ही जब काउंटिंग शुरू हुई, देखिए 31 राउंड की ये काउंटिंग थी और शुरू से ही जब ये काउंटिंग शुरू हुई सुबह से ही और शुरू से ही प्रशांत किशोर ने एक बढ़त बना रखी थी। हालांकि अमूमन होता क्या है कि जब भी परिणाम जिस दिन आते हैं तो रुझान शुरुआत में आते हैं और शुरुआती रुझान शायद ही ऐसा हो कि फाइनल रिजल्ट भी उस तरीके का सामने आए, क्योंकि दिन होते होते, दोपहर होते होते काफी कुछ बदलता है। लेकिन प्रशांत किशोर देखिए शुरुआत से ही उन्होंने बढ़त बना रखी थी। बीजेपी के प्रत्याशी को पछाड़ हुए वो लगातार आगे बने हुए थे, यहां तक कि 3 बजे तक भी आप ये मानिए कि 18 और 19,000 वोटों का फासला था दोनों ही प्रत्याशियों के बीच। हालांकि फिर भी ये उम्मीद लग रही थी कि अभी 4 राउंड 5 राउंड की अभी काउंटिंग और रह गई है, शायद गेम पलट जाए। क्योंकि आप सोचिए बीजेपी वालों के उन लड्डुओं का क्या होगा जो सुबह से ही उन्होंने लड्डू बनाकर तैयार कर दिए थे। सोचिए 200 किलो लड्डू तैयार किए गए थे बंटवाने के लिए, क्योंकि बीजेपी अपनी जीत को लेकर इतनी आश्वस्त थी, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि यहां से वो जीतने ही जा रहे हैं। क्योंकि एक परंपरागत सीट, उनका गढ़, उनकी सरकार, उनका प्रशासन, उनके प्रत्याशी और राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक बड़ा चेहरा और बड़े बड़े धुरंधरों को भी यहां चुनाव प्रचार के लिए उतारा, लेकिन किसी का जादू नहीं चल पाया। अब आप सोचिए कि इसके पीछे वजह क्या हो सकती है। फिलहाल बीजेपी के लिए वाकई में ये मंथन का विषय है, मंथन का समय है, सोचना होगा। क्योंकि आप देखिए यहां पर इतना जो फासला आया है वोटों का, कहाँ 63,000 से ज्यादा वोट मिले हैं और यहां आप ये मानिए 43 या 44,000 वोट जो है बीजेपी प्रत्याशी को मिले हैं और 63,000 से ज्यादा वोट पीके को मिले हैं। काफी फासला यहां पर वोटों का नजर आ रहा है, यानी कि यहां इस सीट के वोटर्स ने बढ़ चढ़कर पूरा आशीर्वाद और प्यार पीके को दिखाया है। जबकि 2025 में आपको याद होगा सभी सीटों पर प्रशांत किशोर ने अपने सभी प्रत्याशियों को उतारा था, लेकिन एक सीट भी नहीं जीत पाए थे। एक सीट पर भी जन स्वराज पार्टी का कोई भी प्रत्याशी जीतने में कामयाब नहीं हो पाया था। उस समय पर यह कहा गया था कि प्रशांत किशोर जो है और उनकी पार्टी वोट कटवा साबित हुई है, सिर्फ वो वोट काटने के लिए ही चुनावी मैदान में उतरे थे, यहां तक कि उनकी जमानत भी जब्त हो गई थी। अब आप ये देखिए कि सिर्फ एक सीट, वो भी उपचुनाव, और उसमें अपनी किस्मत आजमाते हैं प्रशांत किशोर। आप समझ सकते हैं इसके पीछे एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी तैयार की होगी प्रशांत किशोर ने, क्योंकि यूं ही कोई बड़ा चेहरा, देखिए भले ही आप ये कहें कि राजनीति में कोई ये बड़ा चेहरा नहीं है क्योंकि कभी कोई चुनाव लड़ा नहीं है, लेकिन रणनीतिकार के तौर पर स्ट्रैटेजी जिस तरीके से ये बनाते रहे हैं और वो स्ट्रैटेजी सफल भी हुई है, उस तौर पर अगर हम देखें तो एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इन्हें। पॉलिसी कौन सी बनाकर, स्ट्रैटेजी कौन सी बनाकर हम चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, कैसे सामने वाले को ध्वस्त कर सकते, टक्कर कैसे दे सकते हैं, इन सब की पूरी एक समझ रखते हैं प्रशांत किशोर। क्योंकि जब इसी स्ट्रैटेजी के तहत आप दूसरे दलों को और दूसरे नेताओं को जिता सकते हैं, तो जब बारी अपनी आएगी तो जाहिर तौर पर तैयारी जबरदस्त होगी। और ये जबरदस्त तैयारी का ही नतीजा रहा कि बांकीपुर सीट पर इतिहास रचने का काम प्रशांत किशोर ने कर दिया है। जन स्वराज पार्टी का पहला विधायक अब विधानसभा तक पहुंचेगा और ऐसे ऐसे मुद्दे अब उठाए जाएंगे जो वाकई में युवा चाहता है। क्योंकि 2025 में जब चुनाव प्रचार कर रहे थे प्रशांत किशोर, तब उस समय पर भी चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो पलायन की बात हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, इन तमाम मुद्दों को उन्होंने उठाने का काम किया और यही मुद्दे इस उपचुनाव में भी वो लगातार उठाते रहे। और ये जीत बताती है कि जब युवा पढ़े लिखे हो, जब युवा अपने भविष्य के बारे में सोचे, तब कहीं ना कहीं बदलाव संभव है। और यही बदलाव बीजेपी के किले को ध्वस्त करके
यहाँ के वोटर्स ने दिखा दिया है। क्या रिएक्शन है आपका बांकीपुर सीट पर जो परिणाम सामने आए उपचुनाव में, इसे आप किस रूप में देख रहे हैं? कितना ये जरूरी था बदलाव? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और बीजेपी को जिस तरीके से करारा झटका लगा है, ये भी कितना जरूरी था।